गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा मैं अभी जो है वो जो गांव में कम्युनिटी हॉल बनवाना था, उसमें थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आज थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं एक टॉपिक है, इसका नाम है स्पूरियस सिम्पसन। बेसिकली जो हमारे रेडियो सिस्टम्स होते हैं उसमें ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पूरियस इमिशन क्या है? इसका मतलब होता है नकली या कृत्रिम। स्पूरियस मतलब, और इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। मतलब ये नकली उत्सर्जन है। ये क्यों और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्पूरियस इमिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा हार्मोनिक्स पर बात कर लेंगे। हार्मोनिक्स क्या है? एक्चुअली वही है कि स्पूरियस इमिशन ये हार्मोनिक्स ही है जो जनरेट होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, थोड़ा इसका जो है हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो हार्मोनिक्स क्या है? ये बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जो आपका फंडामेंटल या कैरियर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 कुछ भी ऐसे 100 मेगाहर्ट्ज मान लीजिए अपने ट्रांसमिशन कर रहे हो, इसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि 200, 300, 400 मेगाहर्ट्ज का ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाए किसी फॉल्ट के कारण, चाहे वो आपका सिस्टम का हो या एंटीना का हो, कैसे भी, मतलब कि आपका अनवांटेड सिग्नल जनरेट हो जाए, अनवांटेड कैरियर जनरेट हो जाए, जो कि जो फंडामेंटल जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शनल ना हो, कि जैसे अब हम यक्स मान लो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो स्पूरियस इमिशन होगा तो वो जो है 2x, 3x, 4x, मतलब उसका इंटीग्रल मल्टीपल टाइम होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्पूरियस इमिशन। हार्मोनिक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका f है, आपका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आपका जो स्पूरियस इमिशन होगा हार्मोनिक्स इसके होंगे, तो एन एफ नॉट आप कर सकते हो। तो एन एफ नॉट, एन क्या है, एन की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे करके, तो ये आपका पूरा हो गया आपका हार्मोनिक्स, इसको बोला जाएगा। जनरली इन वॉकी टॉकी सिस्टम में या और आपके जो रेडियो सिस्टम्स हैं उसमें जो इसकी वैल्यू होती है ये ±250% से एबव ही आती है। मतलब अगर एन की वैल्यू 2 है तो ये आपका 2f0 हो गया, 200% हो गया। तो ये ±250 से ज़्यादा ही आता है, मतलब 2 से 2 गुना से ज़्यादा ही जनरेट होता है। अब क्यों होता है ये? तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन देंगे आपको कि कैसे क्या जो है हो रहा है इसमें। तो चलिए सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि चलिए मान लीजिए कि कोई आपके पास साइनसॉइडल सिग्नल है, उसको हम ऐसे लिखते हैं अगर कि वी एम एट टाइम टी इक्वल टू A1 ए कास ओमेगा टी, चलिए लिख देते हैं ए कास ओमेगा टी। अब इसमें मैं जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट पढ़े होंगे इनको मैं जल्दी समझ जाएंगे, बाकी जो है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा उनको। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2πf ओमेगा, इसको बोलते हैं। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो थीटा होता है
इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, मतलब एंगल, यानी कि ओमेगा अगर मैं लिखना चाहूँ, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, थीटा अपॉन टी। थीटा क्या है, एंगल है, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है। तो हमने निकाला हुआ है इसका, अगर आप तीसरा चौथा वीडियो देखोगे तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत डिटेल्स में मैं समझाया हुआ हूँ। आप उसको एक बार जस्ट देख लेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ऐसा क्यों हो रहा है। कास टर्म लेने का साइनोसाइडल अगर वेव है तो आप ये जानते हो ना कि जैसे अगर हम, ये अगर मेरा थीटा है तो अगर मैं साइन लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पी बाई एच होता है साइन के केस में। कास के केस में क्या होता है, बी बाई एच होता है। दोनों का जो ये बनेगा आपका ग्राफ, वो ग्राफ हमेशा साइन, इसको नाम ही साइनोसाइडल वेव है। बेस कास को लेने का मतलब है कि हमारा जो है बेस के थ्रू जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, और साइन लेने का मतलब है परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है। तो इसीलिए हम इसमें कास ले रहे हैं, और इसके इसमें ग्राफ में कोई अंतर नहीं आएगा, साइनोसाइडल ग्राफ ही बनेगा। कास का भी ऐसे ही बनता है, बस 90 डिग्री इसका जो फेज डिफरेंस होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये टाइम है, ये टाइम है, एम्पलीट्यूड है। तो चलिए हमने एक ऐसे दे दिया यहाँ पे कि हमारा एक जो है जो जनरेट हुआ, एक हमने जो सिग्नल जनरेट की, इसको हमें ट्रांसमिट करना है। तो ये जो आपका एम्पलीफायर होता है, पावर एम्पलीफायर, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ये नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि एक सिंपल सा, जैसे आपका ग्राफ खींचते हो वोल्टेज और एम्पियर में, आप ये कहते हो ना कि ये आपका लीनियर है। लीनियर मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे उससे से करंट बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस आप और टेम्परेचर अगर आपका चेंजेबल नहीं है तो ओम्स लॉ को ये ओबे करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ओबे नहीं करते हैं। एक तो उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, दूसरा ओबे नहीं करते हैं। तो इसका जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो सिंपल सा, वो इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेट इसका जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं। चलिए हम इसका मान लीजिए कि ये आपका Vm हुआ, मतलब कि ये आपका वर्जिनल सिग्नल है जो कि किसी टाइम t पर उसका जो है ये इक्वेशन है, ये cos ओमेगा t। ये हम निकाले हैं, आप इसको देख लीजिएगा, उसमें सेकंड थर्ड वीडियो ऐसा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो चलिए इसका हम वी आउट जो ले रहे हैं, वी आउट का मतलब कि ड्यू टू ये आपका उसमें पावर एम्पलीफायर से निकल रहा है, उसका हम एक अप्रॉक्सीमेट इक्वेशंस लिख दे रहे हैं। चलिए एक हम लिख दे रहे हैं, A1 Vm है प्लस A2 Vm स्क्वायर है प्लस A3 Vm क्यूब, ऐसे करके चला गया है। मतलब इसमें तमाम हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये जो है स्क्वायर के टर्म होगा, फिर क्यूबिक टर्म होगा, ऐसे होते चला जाएगा। ये जो है अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन है पावर एम्पलीफायर का, क्योंकि लीनियर नहीं है। तो अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू रखूं तो पहले A1 Vm A cos ओमेगा t प्लस A2 Vm स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यूब, फिर पावर 4 हो जाएगा, प्लस A2 Vm के मतलब A स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, आप थीटा लिख सकते हो ओमेगा t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस A3 Vm A क्यूब cos क्यूब ओमेगा t। अब जरा से इसमें जो इंटरमीडिएट पढ़े होंगे वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि cos 2 थीटा, इसमें तो है cos 2 थीटा
इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके फार्मूले हैं, यही इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो इसमें से अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 1, इधर प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसी तरह से cos 3 थीटा ये हम निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई ऐसा नहीं कि बेसिक है। cos 3 थीटा इक्वल टू आपका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4, इतना ही 3 cos थीटा। अब अगर मैं इसमें cos क्यूब थीटा निकालूं, ये क्यूब है ऊपर है यहाँ पे, तो cos क्यूब थीटा इक्वल टू ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान ए इसके नीचे पहुंचेगा अपान 4। हम इसी दोनों का इसमें यूज करने चल रहे हैं, मतलब एक cos 2 थीटा की जगह क्या रखते हैं और दूसरा हमारे पास है cos 2 थीटा। तो चलिए हम अगली लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वल टू आपका a1 a cos ओमेगा टी प्लस a2 a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस a3 a क्यूब। अब इसकी जगह पर cos क्यूब थीटा लिख देंगे, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 4, ये यहाँ से। अब ठीक है, अब इसको हम मिटाते रहेंगे। चलिए यहाँ भी है और cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा था, हम cos ओमेगा टी या थीटा आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा टी मतलब थीटा ही होता है, छोटा रह जाएगा। चलिए यहाँ और यहाँ पर हम दोनों जो है ये कॉमन लेते हैं, तो cos थीटा और a क्यूब है, ये cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा a1 प्लस यहाँ से a cos थीटा हमने कॉमन लिया है, मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो a3 a क्यूब इसमें से कॉमन ही ले लिए हैं, cos थीटा ही क्यों कॉमन लीजिए, ठीक है a1 a लिख देते हैं, आसान हो जाएगा, a1 a इतना बचा। इसमें से अगर मैं cos थीटा इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा a3 a क्यूब इंटू 3/4 इतना बचा 3/4, और cos थीटा हमने बाहर ले लिया, प्लस अब इसमें इसको ऐसे ला दीजिए a2 a स्क्वायर अपान 2 a2 a स्क्वायर अपान 2, ये इतना वैल्यू हो गई, प्लस इसको अगर मैं लूँगा इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो a2 a स्क्वायर अपान 2 इंटू cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 2 थीटा
प्लस यहाँ तक हो गया, बस एक लाइन और लिख तो समझ आ जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको तो हमने यहाँ बाहर ले लिया है, प्लस A3 AQ अपॉन 4 cos 3 थीटा। अब यहां से आप देखिए अच्छे से, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट है, इतना आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो जो वेरी कर रहा है इसमें, एक बार cos थीटा आया, पहली बार तो आपका A2 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर, एक टर्म आपके आया, प्लस दूसरा टर्म आया A1A प्लस A3 AQ इंटू 3/4। अब इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है cos थीटा, थीटा चलो ओमेगा टी लिख देते हैं, प्लस इसका देखिए A2 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी प्लस A3 AQ अपॉन 4 cos 3 ओमेगा टी। अब यही है आपका हार्मोनिक्स का वो मेनू। पहले में देखिए cos थीटा है ही नहीं, मतलब एकदम पूरा डीसी टर्म है, इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो डीसी हो गया। इसमें आपका 1 ओमेगा टी है, 1 ओमेगा टी। इसमें आपका क्या है 2 ओमेगा टी है, इसमें क्या है आपका 3 ओमेगा टी है। तो अब हमारा जो ये टर्म है इसको बोलते हैं फंडामेंटल, यही तो आपका है फंडामेंटल, या इसी का नाम है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर। ये तो यही तो हम जब यहाँ से दिया था ना, ये cos ओमेगा टी। अब ये जो 2 ओमेगा टी वाला आ गया टर्म, इतना, इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक्स, सेकेंड हार्मोनिक्स। और ये क्या हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स हो गया। ऐसे अगर और टर्म हम लेते जाएंगे तो फोर्थ आ जाएगा, A4 VM पावर 4। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपका F1 है, F है, F0 है, तो यहाँ पर 2F0 है, यहाँ पर 3F0 है, तो यही तो आपके हार्मोनिक्स हैं। इंटीग्रल मल्टीपल आप करिए, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हमारे ख्याल से ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसे इस तरह का आप समझ सकते हो इसको, कि मान लीजिए कि आपका एक ऐसे जा रहा है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी, इस तरह से मान लो एक जनरेट हुआ ऐसे। अब अगर जो है आगे एक ब्लॉक्ड है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, तो जब ये रिटर्न होगा तो मे भी ऐसे हो सकता है यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाए इसके बीच में, यहाँ पे। तो ये हमें देख रहे हैं, जैसे इसका अगर आपका F है, F0 है, तो इसका 2F0 होगा, इस तरह से जनरेट होता है। तो हमारे ख्याल से स्पूरियस इमिशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जनरेट हो जाता है, जो कि अनवांटेड है, हम चाहते नहीं इसको, इसको सप्रेस करना पड़ता है। अब ये क्यों जनरेट होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पावर एम्पलीफायर्स हैं वो आपके नॉन लीनियर बिहेवियर है उसका। कितने तरीके के हैं ये जो स्पूरियस इमिशन हो रहा है, क्यों कितने टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। तो पहला तो है कि आपका हार्मोनिक्स, अभी आपने देखा है। दूसरा है पैरास्टिक ऑसिलेशंस। पैरास्टिक ऑसिलेशन क्या होता है, ये अगर LCR, अब आप कल्पना करिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सर्किट है, अब सर्किट में वायर जुड़े हुए हैं,
तो उसमें चांसेज हैं कैपेसिटर भी जनरेट हो जाए और इंडक्टर भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज है। कोई कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन होगा तीनों। इसीलिए तो पावर लॉसेज होते हैं, जो आपका पावर फैक्टर होता है इसीलिए हमेशा एक से कम रहता है। जो ट्रांसमिशन होता है लाइट का तो उसमें जो है लगभग 40% लॉसेज हो जाते हैं ड्यू टू दिस। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसे वायर बना हुआ पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो है एक ऐसे छोटा सा इसमें गैप रह जाए तो एक कैपेसिटर स्वयं फॉर्म कर लेगा, मुड़ गया है अगर तो इंडक्टर फॉर्म कर लेगा और रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। तो पैरास्टिक जो है ऑसिलेशन के कारण अगर एलसी जुड़ा हुआ है तो टैंक सर्किट जानते होंगे, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। हम बताया था मैंने, इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो पैरास्टिक का मतलब ये हो गया कि ये जो एलसीआर के कारण अगर कोई हमारा स्पूरियस इमिशन हो रहा है उसको पैरास्टिक बोलेंगे। मिक्सर के कारण अगर हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसमें अगर हम कैरियर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो सही बनता है। जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव होगा उसके इर्द गिर्द जो है वो बन जाएगा 2.5% से ज़्यादा, 250% से ऊपर अगर निकल गए। और इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट भी होते हैं, मतलब जैसे मॉड्यूलेशन में भी ये जनरेशन चांस रहते हैं। तो स्पूरियस जो है 3-4 जगह से ये पैदा होते हैं। एक हार्मोनिक्स हो गया, दूसरा पैरास्टिक ऑसिलेशन हो गया, तीसरा आपका मिक्सर के कारण हो गया और चौथा जो है इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट भी ये में भी ये रहता है स्पूरियस इमिशन। अब इसके क्या क्या जो है इससे कारण क्या क्या है। और तो पहला है कि आपका आरएफ पावर एम्पलीफायर अगर फॉल्टी हो, ध्यान से, पावर एम्पलीफायर अगर आपका फॉल्टी हो, मतलब जो आपका सारा कुछ जनरेट हो गया है उसके बाद जो है उसको एम्पलीफाई करना है आपको, तो अगर आरएफ पावर अगर फॉल्टी हो तो जो है हमारा स्पूरियस इमिशंस जनरेट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लो पास फिल्टर का अगर परफॉर्मेंस वीक है जो फिल्टर है अगर बहुत सही अच्छा नहीं है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो भी ये स्पूरियस इमिशंस का जनरेशन होता है। अगर VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो वीडियो बना हुआ है, आप देखिए क्या होता है स्टैंडिंग वेव, ये एंटीना मिसमैच अगर हो रहा है तो भी ये स्पूरियस इमिशन का जनरेशन होता है। अगर आपका PCB लेआउट में अगर कहीं लीकेज हो गया है, लीकेज मतलब कि कहीं से कुछ इधर उधर करंट हो रहा है या प्रॉपर सील्डिंग नहीं है, तो भी आपका स्पूरियस इमिशन का जनरेशन होगा। एक अलग सी चीज़ है, उसको मैं अलग से बता भी दे रहा हूँ। PLL फेज लॉक्ड लूप। PLL अगर आपका इनस्टेबल है, अब PLL है क्या, पहले इसको फेज लॉक लूप, ये जो है एक तरह का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, जो कि फ्रीक्वेंसी और फेज वोल्टेज को लॉक करता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से। मतलब अगर कोई रिफरेंस हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, इसको ये क्या करेगा PLL, उस रिफरेंस फ्रीक्वेंसी और फेज को लॉक कर देगा तो मतलब आपका सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा पूरा सिस्टम। इससे ट्रांसमिशन रिसेप्शन जो है, रिसीव जो है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी और सिंक्रोनाइज्ड वे में होगा। तो जैसे कि क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसको लॉक कर देते हैं इसमें। तो एक PLL अगर इंस्टेबल है, सही नहीं अगर है वो, तो भी आपका स्पूरियस इमिशन होता है। तो हम इसको दूर कैसे करें जो हमारा स्पूरियस इमिशन है, क्योंकि अनवांटेड सिग्नल है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसको दूर करने के लिए पहली बात तो पावर एम्पलीफायर आपका सही हो।
लो पास फिल्टर का परफॉर्मेंस अच्छा हो, पीएलएल जो है स्टेबल हो। ये फीडबैक है पीएलएल। पीएलएल के बारे में भी मैं पिछला एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसमें आप देख लीजिए, थोड़ा डिटेल्स मिल जाएगा। पीएलएल क्या है ना, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है उसको हम सिंक्रोन फीडबैक देते हैं एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से, कि जिससे जो है उसका फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों जो है सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं रेफरेंस ऑसिलेटर से। VSWR ज़्यादा हाई ना हो, मतलब एंटीना का जो इम्पीडेंस है और आपका ट्रांसमीटर का इम्पीडेंस मैच कर रहा हो, मतलब इम्पीडेंस मैचिंग हो। और प्रॉपर शील्डिंग हो आपका PCB लेआउट का। अब इसमें थोड़ा सा एक किस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं, हमने इसका टेस्ट एक बार किया था पहले, 2-3 काफ़ी पहले, अब थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन सिंपल वे में यही रहता है इसका कि पहली बात तो जैसे आपका रेडियो इक्विपमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, आपका 50 ओम का डमी लगाएंगे, डमी एंटीना लगाने का मतलब है कि इम्पीडेंस मैच कर जाए रेडियो इक्विपमेंट के साथ में इसका। इसके बाद हम लगाएंगे 30 to 40 dBm का अटेन्यूएटर मतलब जो पावर को कम करे, नहीं जल जाएगा ना, नज़दीक है एकदम, ज़्यादा पावर मिलेगी, अटेन्यूएटर लगा देंगे। फिर हम इसको जो है स्पेक्ट्रम एनालाइजर को दे देंगे, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ये तो एकदम सब वैसे एक है, इसमें दे देंगे। तो अभी ये जो है अगर स्पूरियस जनरेट करेगा तो वहाँ पर शो करने लगेगा कि ये जो इतना फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है इस तरह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये अनवांटेड सिग्नल है, तमाम जो है फिर परेशानियाँ पैदा करता है। अब इस समय तो परेशानी पैदा करता है, लेकिन इससे तमाम हमारा जो ये बांसुरी ये सब निकालते हैं पहले आवाज़, इसमें समय हारमोनिक्स ही होता है। हारमोनियम नाम ही इसी हारमोनिक्स से बना हुआ है, तो कहीं हम इसका यूज भी कर सकते हैं। हर जहर जो है कभी वो दवा के काम भी आ जाती है, वही हाल है इसका। अब यहाँ हमको प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ जो है अभी उसमें जाएंगे अगर संगीत वंगीत की दुनिया में, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए ठीक है, हम ऐसे ही बनाते रहेंगे आपके लिए वीडियो, जो भी देखते हैं हमको ज़रूरत या आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी थोड़ा सा इरेगुलर ज़रूर हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिए हैं गांव में। जो हमने वो प्लान किया था कि 4 दिन उधर जाऊंगा, और सौभाग्य से एक लड़के का एनडीए में सिलेक्शन हो गया, मैंने उसको थोड़ा बहुत गाइड किया था, सेलेक्ट हो गया। चलिए फिर ठीक है, ओके, गुड डे।